Hello students, this is Abhishek Tiwari here. Welcome you all my YouTube channel named Abhishek Tiwari Total NCERT Solutions. Students, today I'm going to present you the very second lesson of your geography which is agriculture. Actually this is the fourth lesson, but the last two lessons in mid of it has been cut from your syllabus according to the very recent amendment in the syllabus due to the corona pandemic. So students, this is the fourth lesson and the second which I'm going to provide you. बच्चों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और मेरे चैनल का नाम अभिषेक तिवारी टोटल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, जहां मैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूं, एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करता हूं, जिसमें मुख्य रूप से जो है लिटरेचर है और सोशल स्टडीज़ के वीडियोस होते हैं। 9, 10 और 11, 9 to 12 इंग्लिश के होते हैं। लैंग्वेज पोर्शन अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। कुछ टेक्निकल एरर्स हैं, कुछ ट्राइपॉड की थोड़ी सी समस्या की वजह से, जो कोरोना की वजह से आने में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। बट इसके बाद बैक टू बैक जो है वो ग्रामर और लैंग्वेज के वीडियोस भी स्टार्ट करूँगा। सो तब तक जो है लिटरेचर और सोशल स्टडीज़ की वीडियोस चल रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर अगर हम बात करें, सो इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। ओके, भारत जो है एग्रीकल्चरली एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो इंडिया क्या होता है कि इंडिया एग्रीकल्चर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, आज दुनिया के कृषि प्रधान देशों में से एक है, या कृषि की शुरुआत करने वाले देशों में से एक है। जहाँ कृषि की शुरुआत हुई ना, अनुमान के अनुसार जो हमारी स्पेकुलेशंस थी उसके हिसाब से उतना बेहतर तरीके से हम उसको डेवलप तो नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमने खेती को विकसित करने का प्रयास तो किया ही है। ठीक है, तो धीरे धीरे ही हो रहा है। हम खेती में भले थोड़े से पिछड़ गए हों, लेकिन फिर भी हमारी एग्रीकल्चर चल रही है। कुछ परंपरागत है, कुछ आधुनिक तरीके से हो रही है। ठीक है, लेकिन 2/3 जनसंख्या देश की जो है, 2/3 ऑफ पॉपुलेशन इंगेज होती है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में हमारे देश में। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी सेक्टर का, ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक सेक्टर्स को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और टेटरी, क्वाड्रेटरी मीन्स इस तरह से हम फर्स्ट में अगर देखें तो ये प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी में ही एग्रीकल्चर आता है। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है जो कि मोस्ट ऑफ द फूड प्रोड्यूस करती है जिसको हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, हमारे कंज्यूम किए गए फूड्स को ये प्रोड्यूस करती है। इसके साथ साथ विच बिसाइड्स द फूड ग्रेन्स के अलावा एग्रीकल्चर से और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होती हैं, जिसमें से मुख्य रूप से रॉ मटेरियल्स होते हैं। कई इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो कंजप्शन के साथ साथ उद्देश्य जो है रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करना भी होता है इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर जो होता है स्टूडेंट्स, अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी जो सेक्टर होता है वो सेकेंडरी और टर्शरी के बीच का लिंक होता है। ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी के बीच का लिंक है। तो कंज्यूमर और इसके बीच में अगर हम देखें, कंज्यूमर और सर्विसेज के बीच में जो प्रोडक्शन होता है और जो सर्विसेज होती है उनके बीच का एक लिंक होता है, जो दोनों जगह जो है एक लिंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो है जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। वहाँ रॉ मटेरियल बनते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड हो पाती हैं उसकी वजह से। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें प्राइमरी एक बेसिस के रूप में काम करता है। सो मोरोवर सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ये सब भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो अब इस सब चीज़ों को एक प्राइमरली अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर केवल कंज्यूमर गुड्स को ही प्रोड्यूस नहीं करता है, फूड ग्रेन्स को ही प्रोड्यूस नहीं करता है, कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल्स भी प्रोड्यूस करता है और इसके अलावा
कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, रबर ना, इन चीज़ों को भी, फाइबर क्रॉप्स को भी प्रोड्यूस करता है। तो इनसे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टडी हो जाती है एग्रीकल्चर की, ठीक है, या फार्मिंग को हम कह सकते हैं कि फार्मिंग की बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टडी हो जाती है। तो अब इस फार्मिंग को और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, ज़रूरत ये है कि हम इसको क्लासीफाई करें, हम इसके टाइप्स को स्टडी करें, ठीक है। अब ज़रूरत है कि हम एग्रीकल्चर फार्मिंग के टाइप्स को देखें कि किस तरह की फार्मिंग ना पास्ट से लेकर के आज तक होती आई है, और फार्मिंग के क्या क्या मेथड होते हैं जो आज भी देश में कई हिस्सों में प्रैक्टिस किए जाते हैं। ओके, तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ फार्मिंग क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, let's talk about the types of farming. Okay, so agriculture is an age old economic activity in our country. Agriculture हमारे देश में एक age old economic activity है, जो कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया कि एग्रीकल्चर जो होता है ये बहुत पुराने समय से, ठीक है, ये हमारी सभ्यता की शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है कि हमारे देश में, हमारे इस भारत में जो है बहुत लंबे समय से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। चाहे वो मेहरगढ़ की बात करें हम हड़प्पन सभ्यता के दौर में, ठीक है, चाहे उसको हम इलाहाबाद के बाद बात करें, जो है कोल्डीवा वगैरह में बात करें, तो बहुत सी जगह से साक्ष्य मिले हैं खेती के। सो ओवर दीज ईयर्स कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड ना। तो क्या हुआ है कि जैसे जैसे समय में बदलाव हुआ है, समय में बदलाव होने के साथ साथ बच्चों खेती के तरीक़ों में भी बदलाव हुआ है, ठीक है, नो डाउट, क्योंकि समय बदला है तो तकनीकें बदली हैं, लोगों की अपनी कृषि की संबंधित आवश्यकताएं भी बदली हैं, तो इसलिए कृषि के तरीके भी बदले हैं, उसको प्रैक्टिस करने के तरीके भी बदले हैं। उसमें केवल यही नहीं, और भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसके डिपेंडिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ हो गया, एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस हो गए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न हैं, ठीक है। ये सब फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एग्रीकल्चर में डिफरेंसेस आए हैं। अब उसमें फ़िज़िकल एनवायरनमेंट की बात आती है ना, कि कई तरह के फ़िज़िकल एनवायरनमेंट होते हैं, कहीं ज़्यादा बारिश हो रही, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं मॉडरेट क्लाइमेट है, कहीं पे जो है टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है, तो हर तरीके के एनवायरनमेंट हैं फ़िज़िकल। फिर टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, टेक्नोलॉजी कितना ज्ञान है ना, जिसका हम कृषि में समावेश कर रहे हैं, एसिमिलेट कर रहे हैं, उसका कितना ज्ञान है हमारे पास, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस, कि हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं किस तरह की हैं, हमें किस तरह के प्रोडक्शन की आवश्यकता है। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वो कंजप्शन को लेकर के भारत जैसे देशों की तरह वो सब्सिस्टेंस पे डिपेंड नहीं है, ठीक है, वो डिपेंड है इसके कंज्यूमरिज्म में ना, वो उस पर इन्वॉल्व हैं, उस पर इंगेज हैं। वहीं हम हैं, हम सब्सिस्टेंस के बेसिस पे कंजप्शन कर रहे हैं। तो एक अंतर जो है वो देखने को मिलता है खेती के अलग अलग सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो इन सब के बेसिस पे फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल। तो इनके आधार पे फार्मिंग जो होती है वो सब्सिस्टेंस से लेकर के कमर्शियल टाइप में बढ़ जाती है ना, कि सब्सिस्टेंस मतलब जीविका के लिए खेती से लेकर के वाणिज्यिक कमर्शियल टाइप की खेती में बदल जाता है। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस्ड, ठीक है। आज वर्तमान में भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो है अलग अलग तरह की फार्मिंग प्रैक्टिसेस परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, फार्मिंग सिस्टम्स हैं जो प्रैक्टिस की जाती हैं, लेट अस टेक अ लुक। अब इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं, जिसमें पहला है बच्चों प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ओके, जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब यहाँ बात आती है प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना, प्राचीन जो है जीविका के लिए जो खेती होती थी, ठीक है। प्रिमिटिव जो घुमंतू टाइप के लोग या फिर ऐसे जनजातीय खेती लोग करते हैं, जनजातीय लोग, इन तरह की खेतियों का जिक्र यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो पुरानी जो जीविका प्रधान खेती थी, जीविका हेतु खेती होती थी, वो किस तरह से थी। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। इस तरह की फार्मिंग जो है वो भारत के कुछ हिस्सों में ना आज भी प्रैक्टिस की जाती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डाओ एंड digging sticks, okay, and family community labor,
इस तरह की जो फार्मिंग प्रैक्टिस होती है, ठीक है। अब बेसिकली ये जो फार्मिंग प्रैक्टिस होती है इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, प्रिमिटिव टूल्स का, ठीक है, प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें हो होते हैं, डाओ, डिगिंग स्टिक्स हो गया, ये सब चीज़ें। और लेबर जो होता है प्रोवाइड करने वाले लोग वो कम्युनिटी या फैमिली लेबर होते हैं, ठीक है। तो फैमिली या फिर कम्युनिटी ना लेबर के आधार पे इसको किया जाता है, फैमिली और कम्युनिटी लेबर के आधार पे इसको फार्मिंग की जाती है। सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून। इसके अलावा इसके और भी फैक्टर्स होते हैं कि ये तरह की जो फार्मिंग होती है वो मानसून पे डिपेंड करती है, ठीक है। मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी जो है उस पर डिपेंड करती है, एंड सुटेबिलिटी ऑफ द इन्वायरमेंट कंडीशंस टू द क्रॉप ग्रोन। और इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं क्रॉप को ग्रो होने के लिए, ये सभी ऐसे डिपेंडिंग फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे इसकी एग्रीकल्चर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया इस तरह की फार्मिंग में, जहाँ पे आप शॉर्टली इन शॉर्ट आप बता सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस ऑन द स्मॉल पैच ऑफ लैंड where primitive tools are used like hoe, dow and digging sticks. Family and community provide labor, okay, and farming depends on monsoon. Natural fertility is required for the soil, and suitability of other environmental conditions to the crop is also required. तो ये एक शॉर्ट जो है इसके बारे में डिटेल हो गई, आप इसको सब कैरेक्टरिस्टिक्स में जोड़ सकते हैं। उसके बाद बच्चों बात करते हैं, इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहलाता है, ठीक है, प्लीज़ नोट द नेम कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसको कहते हैं। फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। होता क्या है कि ऐसे लोग जो इस पे फार्मिंग करते हैं वो क्या करते हैं, स्लैश एंड बर्न, जैसा कि नाम से मालूम होता है, स्लैश मतलब साफ़ करना, फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड, एक ज़मीन के टुकड़े को साफ़ करते हैं, एंड प्रोड्यूस सीरियल्स, वहाँ पे कुछ सीरियल क्रॉप्स बोते हैं, एंड अदर फूड क्रॉप्स ऑल्सो टू सस्टेन देयर फैमिली, अपने परिवार को जीवित रखने के लिए वो टेम्परली वहाँ पे कुछ फसल बोते हैं ज़मीन को के हिस्से को साफ़ करके। When the soil fertility decreases, अब जैसे कि मैंने कहा था कि नेचुरल फर्टिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है और नेचुरल फर्टिलिटी की अपनी एक बाउंड हो, एक लिमिट होती है, ठीक है। तो जब फर्टिलिटी घटने लगती है उस जगह पे नेचुरली जो है सॉइल की, द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड, तो वहाँ से जो फार्मर्स होते हैं वहाँ से हट जाते हैं और एक दूसरे पैच ऑफ लैंड को साफ़ करते हैं कल्टीवेशन के लिए, मतलब वहाँ से जाकर कहीं और शिफ्ट कर जाते हैं और इस तरह से एक और पैच ऑफ लैंड, एक और टुकड़े को जो है साफ़ करते हैं जंगल के या फिर ऐसे ही ना क्षेत्र को साफ़ करके वहाँ खेती करने लगते हैं। तो इस वजह से दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग, ओके। शिफ्टिंग अलाउज द नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और क्योंकि मिट्टी के अंदर जो है खुद अपनी न्यूट्रिलिटी को, अपनी फर्टिलिटी को रिगेन करने की, उसको रिप्लेनिश करने की क्षमता होती है, इसलिए शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी। शिफ्टिंग से जो है फर्टिलिटी रिगेन हो जाती है, फिर से मिट्टी में फर्टिलिटी आ जाती है जहाँ पे वो ज़मीन को छोड़ देते हैं। इस तरह से कुछ प्रैक्टिस होती है कि पूरे क्षेत्र को जो है जलाकर साफ़ कर देते हैं और फिर वहाँ पे खेती करते हैं। तो इसको स्लैश एंड बर्न और इसी को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं कि यहाँ से वहाँ शिफ्ट करते रहते हैं, ठीक है, इसलिए इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। सो थ्रू दिस नेचुरल प्रोसेस, इस तरह के प्रोसेस के द्वारा लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज़ फर्टिलाइजर्स और द मॉडर्न इनपुट्स। अब क्योंकि नेचुरल प्रोसेस की यूज़ करने की वजह से लैंड की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है यहाँ पे, क्योंकि नेचुरली लोग प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी फर्टिलाइज़र और दूसरे मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए खेती में पैदावार जो होती है यहाँ पे वो बहुत ही लो प्रोडक्टिविटी यहाँ पे पाई जाती है। और इसी तरह की जो इट इज़ नोन बाय द डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के अलग अलग हिस्सों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, इस तरह की खेती को
अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि झूमिंग इसको कहते हैं इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पे इसको झूमिंग कहा जाता है। झूमिंग स्लैश एंड बर्न या उसको हम जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंट फार्मिंग है इसको जो है झूमिंग भी कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि आसाम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे 4 राज्यों में, ठीक है, झूमिंग फार्मिंग कहते हैं। इसके अलावा पामलाऊ इसको कहते हैं मणिपुर में, दीपा इसको बस्तर में कहते हैं, बस्तर जो डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे इसको दीपा कहते हैं, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वगैरह में भी इसको दीपा ही कहते हैं। तो इस तरह की फार्मिंग जो है हमारे देश में ही इसके कई नाम होते हैं इस तरह की फार्मिंग के, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब इसके अलावा थोड़ा सा झूमिंग को हम अलग से जान लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। झूमिंग जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को ही कहा जाता है, इसको दुनिया के अलग अलग देशों में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसको मिल्पा कहते हैं मैक्सिको में और सेंट्रल अमेरिका में। इसके अलावा जो है कोनुको कहते हैं वेनेजुएला में, साउथ अमेरिकन कंट्री में, रोका कहते हैं ब्राज़ील में, मसोले कहते हैं सेंट्रल अफ्रीका में, ठीक है, जो सेंट्रल अफ्रीका है उसको मसोले कहते हैं, लडांग कहते हैं इंडोनेशिया में, और रे कहते हैं वियतनाम में। तो इसके बहुत से अलग अलग झूमिंग के नेम होते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में, पर प्रैक्टिस एक जैसी होती है। भारत में दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इज़ कॉल्ड बेवार और दहिया इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इस तरह की प्रिमिटिव जो जनजातियां हैं वो फार्मिंग करती हैं और इसका नाम वो बेवार या दहिया बोलते हैं। पोडू या पेंडा बोलते हैं आंध्र प्रदेश में इसको, पामादाबी बोलते हैं या कॉमन बोलते हैं या ब्रिंगा बोलते हैं उड़ीसा में, ठीक है। कुमारी बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स पे इसको, पश्चिमी घाट पे ना, महाराष्ट्र, गोवा और उसके आसपास। वालरे इसको या फिर वाल्टरे बोलते हैं साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, ठीक है। और खिल बोलते हैं हिमालयन बेल्ट में, इसको खिल कहा जाता है इस तरह की फार्मिंग प्रैक्टिस को। कुरुआ कहते हैं झारखंड में, और झूमिंग जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कहा ही जाता है इसको। सो ये इस तरह से बच्चों एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है ये प्रैक्टिस की जाती है, मतलब, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है बेसिकली इसको हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है ना प्रैक्टिस की जाती है पूरा फिलहाल। तो अब इसके अलावा जो है जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, रिंझा लिव्ड विथ अ फैमिली इन अ स्मॉल विलेज एट द आउटस्कर्ट ऑफ दीपू इन आसाम। शी enjoys watching her family members clearing slash and burn a patch of land। वो देखती है कि उसकी फैमिली के लोग ज़मीन के हिस्से को जला करके घास फूस को साफ़ करते हैं, पैचेस को साफ़ करते हैं फॉर कल्टीवेशन के लिए। शी ऑफन हेल्प देम इन इरीगेटिंग द फील्ड। वो उनकी हेल्प करती है अक्सर जो है सिंचाई करने में, इन द फील्ड विद द वाटर रनिंग थ्रू अ बम्बू कैनल, ठीक है। बम्बू कैनल के थ्रू जो है वो सिंचाई में उसकी हेल्प करते हैं वो फैमिली के मेंबर जो हैं। अब बम्बू कैनल किस तरह से होता है, फ्रॉम द नियर बाई स्प्रिंग शी लव्स द सराउंडिंग्स एंड वांट्स टू स्टे हियर एज लॉन्ग एज कैन, बट दिस लिटिल गर्ल हैज़ नो आइडिया अबाउट द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड हर फैमिली सर्च फॉर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड नेक्स्ट सीजन, ठीक है। पर इन चीज़ों से ये अनअवेयर होती है कि जो फर्टिलिटी है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, फिर इसके फैमिली को कहीं और जाना पड़ेगा मूव हो करके वहाँ पे। तो ये स्थायी खेती नहीं होती है, और यहाँ पे बम्बू कैनाल्स वगैरह बना करके, जिसको बेसिकली हम आपको लास्ट में बताएंगे इसके बारे में कि बम्बू कैनाल्स के बारे में, या ड्रिप इरिगेशन जो होता है बम्बू के थ्रू उसके बारे में, बम्बू इरिगेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये एक डिटेल हो गया आपको पहले टाइप की खेती के बारे में। इसके बाद बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दूसरा टाइप होता है फार्मिंग का, ठीक है। तो ये दिस वाज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ फार्मिंग, ठीक है। ये फार्मिंग का पहला तरीका हो गया। अब इसके बारे में और डिटेल्स में दूसरे और बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कितना समझ में आया है, कितना अच्छा लगा है, प्लीज़ इसको कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, और इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो लेक्चर्स आसानी से मिल सकें। स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। हम अगले लेक्चर में एक और टाइप के एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए यू एन्जॉय, स्टे एट होम एंड एन्जॉय योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।